हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पैथोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, अब अपन अपनी जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसके एंड की तरफ है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो अपना इस पूरी पैथोलॉजी सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपने जितना भी मेरे साथ जो भी पैथोलॉजी पढ़ा है या फिर अपना साथ दिखाया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी दोस्तों, मैंने कोशिश करी है कि आपको जितना भी हो सके पूरा का पूरा कंसेप्ट रिलेटेड टू एनी टॉपिक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और आपको एज ए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाया है। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनको भी इस चीज़ का हेल्प मिले। बाकी आप खुद भी अच्छे से पढ़ें और अपने एग्ज़ाम अच्छे से दें और अच्छा स्कोर उसमें करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो आज का अपना लास्ट वीडियो है जो कि एंडोक्राइन पैथोलॉजी से है, थायराइड पैथोलॉजी जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। आप मुझे तो जानते हैं, मेरा नाम सुमित रावत है। मैं सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट GMC रतलाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि अपन बात करें थायराइड पैथोलॉजी, ठीक है। इससे पहले अपन ने एंडोक्राइन में अपन ने डायबिटीज़ पढ़ा, पैंक्रियास का, फिर अपन थायराइड पैथोलॉजी होने को इसमें और है। लेकिन अपन मोस्टली क्या है, अपन से जनरली एग्जाम में पूछा जाता है वो अपने 2 टॉपिक मेजरली पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको इसमें कवर कराए हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा थायराइड के बारे में। मान के चलिए थायराइड रहता है, थायराइड के अपने पास बायलोब रहता है, तो 2 लोब रहते हैं और बीच में जो 2 लोबों को कनेक्ट करता है दैट इज उसको क्या बोलते हैं अपन, इस्थमस। ठीक है, तो ये अपने 2 लोब्स थे। अब क्या अपन थायराइड से रिलेटेड अपन को डिसीज ही पढ़नी है, क्योंकि एज अ क्वेश्चन अपने पास आता है। मान के चलिए आपके पास ग्रेव्स डिसीज से रिलेटेड आएगा, अपने पास थायराइड जो हाशिमोतो थायरोडाइटिस है वो आएगा, या फिर ऑटोइम्यून डिसीज़ भी आ सकती है इससे रिलेटेड। और फिर इसके अपन जो लास्ट में एक ट्यूमर देखेंगे। तो थोड़ा अपना क्या वीडियो लेंथी भी होगा, लेकिन ये कि हाँ, मैं इसमें पूरा अपना थायराइड पैथोलॉजी आपकी कवर करा दूंगा, जिससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन भी आए तो आप वहाँ पर कर जाएँ। ठीक है, तो जैसे कि अपन बात करें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की, ऑटोइम्यून थायरोडाइटिस जो बोलते हैं दैट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला दैट थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विथ वेट ऑफ 15 to 20 ग्राम। अब जो हार्मोन कौन से सीक्रेट करता है अपन को पता है, थायरोक्सिन T4 ट्राइआइडो थायरोल दैट इज T3। ठीक है, 2 तरह के सेल रहते हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं सीक्रेशन में। वन इज फॉलिकुलर, अनदर इज पैराफॉलिकुलर, और इसको क्या C सेल्स भी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो मान के चलिए अपना कोलोइड मटेरियल है या फिर सॉरी फॉलिकल है, उसके जो कोलोइड मटेरियल उसके बीच में ये देखिए सेल्स बने। इन दोनों फॉलिकल्स के बीच में अपने कौन से पैराफॉलिकुलर C सेल्स हैं। और जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि SNS को लाइन कर रहे हैं वो अपने सीक्रेट करते हैं क्या, T3 और T4। वहीं जो पैराफॉलिकुलर C सेल्स है दैट सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन और नोन एज कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है। एज अ कैल्सिटोनिन क्या कर कैल्शियम लेवल को बैलेंस एज अ कम करके बैलेंस करेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने आपको बात करी ऑटोइम्यून डिसीज़ की बात करी, तो उसमें अपन 2 डिसीज़ जनरली देखेंगे, एक तो ग्रेव्स डिसीज़ है और दूसरी अपनी हाशिमोतोस डिसीज़। ठीक है, ग्रेव्स डिसीज़ दैट इज़ द हाइपरथायरॉयडिज्म, और मैं अच्छा टर्म यूज़ के लिए यूज़ करूँ तो दैट इज़ थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्को क्या टॉक्सिकोसिस। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने इसके लिए यूज़ करा। और बाकी हाशिमोतो डिसीज दैट इज़ ऑफ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब सीधी सी बात है जिसमें T3 और T4 का लेवल क्या हो रहा, कम हो रहा होगा, इसमें T3 और T4 का लेवल बढ़ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्या, ग्रेव्स डिसीज़ के बारे में। जनरली आपने इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपने फिजियो में पढ़ा होगा, इधर भी अपन एक बार देख लेते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर प्रेजेंटिंग क्लिनिकली विथ फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे मैंने आपको बताया इसमें T3 और T4 का लेवल क्या होगा, एक हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड जो अपना हार्मोन है उनका होता है। दैट इज जनरली अकर इन द 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज इट्स पीक इंसिडेंस। ऑब्वियसली बात है जो 20 से 40 साल में उम्र में जनरली देखा जाता है। वुमेन्स आर अफेक्टेड एज मच एज 10 times मोर फ्रिक्वेंटली देन मेन। ऑब्वियसली बात है कि फीमेल्स में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ड्यू टू द लेवल ऑफ जो अपना आयोडीन है उसकी वजह से। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस की मैं बात करूँ तो दैट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सी एंटीबॉडी मैंने बोली इसमें, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अगेंस्ट किसके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ, एक चीज़ मैं बताने से पहले आपको थोड़ा एक डायग्राम बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये अपना हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ब्रेन रीजन हाइपोथैलेमस है, इससे अपना क्या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक स्टार्ट होगा।
थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे काम करेगा, जो कि क्या पिट्यूटरी क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेशन देगा। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करेंगे, जो अपने थायराइड ग्लैंड पर एक रिसेप्टर रहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, उस पर एक्ट करेंगे, जो कि जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जो कि जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट होगा और साइक्लिक एमपी का क्या बढ़ा देगा, ठीक है, मतलब एक्शन बढ़ा देगा, जो कि क्या करेगा, T3 T4 के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा। लेकिन अब कुछ ऐसा, जैसे मान के चलिए T3 T4 का सीक्रेशन बहुत बढ़ रहा है, तो यहाँ से क्या एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा T3 T4 का, किस पे, हाइपोथैलेमस पे। वो क्या बोलेगा, भैया TRH, मतलब हाइपोथैलेमस से कहेगा भैया TRH एक कम रिलीज़ करो, ये फिर एक कम रिलीज होगा तो TSH का लेवल भी कम रिलीज होगा, इस वजह से वो क्या फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा, ठीक है। बाकी जो अपनी नॉर्मल पैथोजेनेसिस है उसमें क्या हो रहा है वो अपन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेव्स डिसीज़ में, ठीक है, किसमें, अपने ग्रेव्स डिसीज़ में। तो जैसे नॉर्मल मैं बात करूँ तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, या फिर जो भी मैंने हाइपोथैलेमस जैसे बताया उससे TRH आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH आएगा, और TSH आकर किस पे काम करेगा, अपना जो अपने थायराइड ग्लैंड पर क्या रहेंगे, TSH रिसेप्टर रहेंगे, वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट हार्मोन सिंथेसिस को करेंगे। अब ये क्या है, अपना T3 T4 हार्मोन है, ठीक है, जो रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब नेगेटिव फीडबैक देखें, अगर मान के चलिए इसका कुछ सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, जैसे अपनी बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे कि भाई ये TSH इतना रिलीज मत करो, कम करो, ठीक है, तो ये थायराइड सेल है। लेकिन ग्रेव्स डिसीज में क्या है, आपका जो TSH रिसेप्टर है वहाँ पर क्या, ऑटो एंटीबॉडी टू रिसेप्टर, जो रिसेप्टर के प्रति क्या हो जाती हैं, ऑटो एंटीबॉडी बन जाती हैं, जैसे मैंने बताया आपको TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, वो सिमिलर वर्क करती हैं एज ए TSH जाएगा, TSH रिसेप्टर पर स्टिमुलेट करेगा उसको, क्या भैया हार्मोन सीक्रेशन करो, वो भी सेम तरीके से इस पर काम करते हैं एज ए स्टिमुलेटरी एंटीबॉडी, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो भी स्टिमुलेट हार्मोन सिंथेसिस करेंगे, T3 T4 को आपने कर दिया, लेकिन किस, अनरेगुलेटेड ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब इसका लेवल इतना बढ़ा देंगे, वो इतना बढ़ा देंगे जिससे कि लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म, मतलब T3 T4 का लेवल बढ़ जाएगा और TSH का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन ने बोलते हैं एज ए ऑटोइम्यून डिसीज, क्योंकि दैट इज अ एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। तो इस वजह से अपन क्या, इसका दैट इज अ कॉज ऑफ ग्रेव्स डिसीज हाइपोथायराइडिज्म। जैसे कि आपके ये देखिए कितना बढ़िया प्यारा है, दैट इज अ केस ऑफ क्या है, अपना ग्रेव्स डिसीज आप देखें तो इसमें एक्सोप्थेल्मस डिसीज, मतलब आइस के अराउंड देख पा रहे हैं, पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म। इसकी क्या, वाइड आई स्टेरिंग caused by overactivity sympathetic nervous system is one of the classic feature of disorder. Graves' disease is one of the most important cause of hypothyroidism. Accumulation loose connect behind the orbit also had protuberance appearance of the eyes, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथैल्मस, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आपको, ये आपको दिख रहा है, दैट इज प्रोटूबेरेंस, ये अराउंड आई के अपने क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे स्वेलिंग टाइप का अपन होगा, ऐसे प्रोटूबेरेंस, ऐसे आँख बाहर ऐसे निकलने वैसे प्रोट्रूजन अपीयरेंस इसी को बोलेंगे। तो दैट इज़ अ केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, इतनी अच्छी इमेज दी है तो आप इससे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी पैथोजेनेसिस वही बताई, तो आपको अगर मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊँ एक बार, ठीक है, तो क्या ऑटोबॉडी अगेंस्ट किसके प्रति, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जो है अगेंस्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर, मतलब दोनों की दोनों बनती हैं। लेकिन व्हेन एंटीबॉडी रिएक्ट विद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, थायराइड से स्टिमुलेटेड, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म एक्सेस थायराइड हार्मोन हाइपरथायराइडिज्म, TSH सप्रेस, T3 T4 फ्री एंड बाउंड एंड गेट रेज्ड, ठीक है। तो ये तो इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। ग्रोथ की मैं बात करूँ, मॉडरेटली डिफ्यूजली एंड सिमेट्रिकली एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज होगा, डिफ्यूज होगा, मॉडरेट, ठीक है, ऑन कट सेक्शन थायराइड पेरेन्काइमा इज टिपिकली होमोजीनियस, मतलब एक तरह से हो जाएगी, हैविंग रेड कलर कलर्ड मटेरियल भी रहेगा, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, ग्रोथ हो गई। हिस्टोलॉजिकल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो अपन मैं आपको बताता हूँ, इसमें जनरली आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट कॉमन वाली है दैट इज कोलॉइड डेफिशिएंट फॉलिकल्स आपको देखने मिलेंगे, ये देखिए सारे के सारे मिल रहे हैं यहाँ पर आपके, देखिए पेपलरी इन्वेजिनेशन मिलेगा, इन फोल्डिंग्स मिलेंगी, और कुछ एपिथेलियल में क्या होगा, जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें क्या होगा, हाइपरप्लेसिया होगा, मतलब इसका क्या होगा, एक तरह से हाइपरप्लेसिया, मतलब इसका नंबर जो सेल्स का इसमें आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ डिपोजिशन भी होते हैं जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन, इसका भी कुछ डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा जनरली, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपकी इसकी ग्रोथ का एक फोटो भी बताया, ये देखिए
ये देखिए हाइपरप्लेशिया दिख रहा है आपको, जो वाइट वाइट से दिख रहा है दैट इज़ हाइपरप्लेशिया है। बाकी जी आपको इसमें पेपलरी एक्शन भी दिख रहा है, ठीक है। तो दैट इज एक्टिव रिलीज ऑफ कॉलर सेंटर इन द फॉलिकल्स रिजल्टिंग इन द स्कैल्प अपीयरेंस ऑफ एजेस ऑफ कॉलर। तो दैट इज डिफ्यूजली हाइपरप्लास्टिक लाइंड बाय द टॉल कोलुमिनर हाइपोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो इसकी ये आप तरह से क्या है, एक हिस्टोलॉजी हो गई किसकी, ग्रेव्स डिसीज़ की। तो दोस्तों ये तो अपना पूरा ऑल अबाउट द ग्रेव्स डिसीज़, ठीक है। अगर इसके अपन क्लिनिकल फीचर अभी थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे ट्रिमर्स, सीएनएस का अगर साइंस है, टैकीकार्डिया, सीवीएस की आइज साइंस, जैसे बायलेटरल एक्सोप्थेल्मस अपन ने बताया, दोनों के दोनों आइज में क्या होगी, प्रोट्रूजन होगा, ठीक है। कुछ साइंस है जैसे कि कोचर साइन अपन ने देखा, मोबियस साइन वीकनेस ऑफ कन्वर्जेंस, कोचर जैसे कोई घूर कर देख रहा है, फ्राइटेंड लोग, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया, ऐसे कुछ रिलेटेड टू देखने के ऊपर भी इस आई साइट्स की बेसिस पर यहाँ पर कुछ साइंस देखेंगे तो आप एक करके वो देख लीजिए, बाकी एक दो आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है अपनी वो आती है हाशिमोतो थायरोडाइटिस, दैट इज ए क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस ऑल्सो नोन एज, that is also autoimmune disorder which distract the thyroid gland, and most common cause of that is hypothyroidism. As we seen previously in Graves' disease, there is a cause hypothyroidism. In this there is a cause hypothyroidism, that means T3 T4 level get declined and TSH level get increased, ठीक है। It is occur around in the age group of 40 to 65 years in female. In female here is also predominance and about ratio 10:1 और 20:1, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू मेल। इसमें अगर मैं पैथोजेनेसिस बताऊँ आपको, तो कॉज्ड बाय द ब्रेक डाउन इन द सेल्फ टॉलरेंस टू थायरॉइड एंड ऑटो एंटीजन। यहाँ पर सेल्फ टॉलरेंस का ब्रेक डाउन हो जाता है। सेल्फ टॉलरेंस मतलब क्या है, व्हेन देयर इज एबनॉर्मल टी एंड बी सेल्स फॉर्म देन आर बॉडी किल इट ऑटोमेटिक सेल्स, मतलब टी और बी सेल्स का फॉर्मेशन एबनॉर्मली होने लगे तो अपनी बॉडी क्या करती है, जो खुद ही के सेल्स होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जैसे पैथोजेनेसिस में क्या, अब यहाँ पर क्या कुछ जीन इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे क्लैट4 है, PTPN22 है, दो जीन रेगुलेट करेंगे टी सेल रिस्पॉन्सेज को, जो कि सिमिलर टू TSH एंटीजन एज इन ग्रेविटी जो अपन ने देखा था उसकी तरह होते हैं। दैट्स पॉलीमॉर्फिज्म इन दीज जीन्स, क्या होगा, ब्रेक डाउन सेल्फ टॉलरेंस। यहाँ पर इनमें कुछ भी चेंज आता है, इन जीन्स में म्यूटेशन कुछ भी होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, सेल्फ टॉलरेंस का ब्रेक डाउन होगा, मतलब टी और बी सेल्स का एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगा। दैट इज इंडक्शन ऑफ थायराइड ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी का मतलब क्या, अपने आप खुद ही के सेल्स को ब्रेक मारना स्टार्ट हो जाएगा। तो CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड सेल डेथ होगी, या फिर साइटोकाइन मीडिएटेड सेल डेथ होगी, या फिर एंटी थायराइड एंटीबॉडी बी सेल्स, जो कि सेल्स के लेवल पर अपन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ऑटोइम्यूनिटी की कुछ कॉजेज हैं। इसमें अगर ग्रोसली में आपको बात करूँ तो दैट इज डिफ्यूजली इनलार्ज थायराइड, थायराइड अपन इलाज होगा, कैप्सूल इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पर हिस्टोलॉजिकल क्या कह रहा है, तो देयर इज अ हेयर ऑल्सो लिम्फोइड फॉलिकल्स, लिम्फोइड फॉलिकल्स यहाँ पे रहेंगे, कुछ लोबुलर सेप्टा दिख रहे होंगे आपको इसमें बीच में, ये देखिए ये कुछ लोबुलर सेप्टा है, कुछ एट्रोपिक फॉलिकल्स भी हैं, ठीक है। बाकी एक इसमें जो कॉमन दिखता कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे हर्थल सेल्स बोलते हैं जिसको, एनलार्ज फॉलिकल्स, दैट इज मोर पिंक इन कलर, ठीक है। तो आप इसको एक एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपकी इसकी पैथोजेनेसिस बताई, किसकी, हाशिमोतो की, हाशिमोतो थायरोडाइटिस, ठीक है। तो जैसे मैंने बताई थायराइड एपिथेलियम में, तो ब्रेक डाउन इन सेल्फ टॉलरेंस या इंडक्शन ऑफ थायराइड ऑटोइम्यूनिटी, जिसमें CD8+, CD4+ या फिर प्लाज्मा सेल्स, तीनों के तीनों क्या मीडिएटेड टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होगी, थायरोसाइट इंजरी होगी, और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो एक तरह से क्या यहाँ पर ऑटोइम्यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। ओन सेल्स गेट किल्ड, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, पैथोजेनेसिस ऑफ थायराइड अपने हाशिमोतो थायरोडाइटिस, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर की मैं बात करूं हाशिमोतो थायरोडाइटिस की, तो पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म, इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ हाशिमोतो थायरोडाइटिस, दैट्स अ फैटिग एंड वीकनेस, इंटॉलरेंस टू कोल्ड एंड पुअर मेमोरी और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब एक बात है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को इंडिकेट करते हैं, जैसे बी सेल्स का अपने बताया, अपना क्या है सेल्फ टॉलरेंस आ रहा है, तो वो दैट इज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इज स्पेशली मार्जिनल सेल लिम्फोमा ऑफ माल्ट लिम्फोमा। तो इसे आप एज MCQ पर्पज से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू समरी बताऊं तो दैट इज क्या है, ग्रेव्स डिसीज और हाशिमोतो थायरोडाइटिस। ग्रेव्स डिसीज हाइपोथायरॉइडिज्म था, यहाँ पर अपना क्या, सॉरी यहाँ पर क्या हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, मैंने गलत लिख दिया, हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जनरली, इसको आप एज अ थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे मैंने ऊपर बताया तो आप वो भी बोल सकते हैं,
दैट इज़ द सीवियर हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो ये कॉजेज हैं दोनों में कंपेयर, मैंने एक तरह से थायरोटॉक्सिकोसिस वही अपनी क्या हुई जिसमें ग्रेव डिसीज भी आती है। ठीक है, वही अपनी क्या हाइपोथायराइडिज्म की जिसमें अपनी हाशिमोतो थायरोइडाइटिस भी आती है। ये दोनों में क्या है, दोनों के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, तो जैसे मैं बताऊँ प्राइमरी कॉजेज क्या है, डिफ्यूज टॉक्सिक हाइपरप्लेसिया, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ मल्टीनोडुलर गोइटर, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एडिनोमा। सेकेंडरी बताऊँ तो TSH सिक्रेटिंग पीरियडोइडिमा, या फिर कुछ ऐसे भी जो कि नॉट एसोसिएटेड विद हाइपोथायराइडिज्म सच एज ग्रैनुलोमेटस थायरोइडाइटिस, पेनफुल होता है, और कुछ सबएक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस जो कि पेनलेस होता है। ये आपसे MCQ में पूछा जाता है कौन सा पेनफुल है कौन सा पेनलेस है। ठीक है, जैसे कुछ हाइपोथायराइडिज्म की केस में प्राइमरी में आपको रेयर डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी मिलेगी, थायराइड डिसजेनेसिस या म्यूटेशन इन पैक्स एंड जीन में कुछ म्यूटेशन होगा। या फिर मैं बात करूं जैसे कि हाशिमोतो थायरोइडाइटिस की अपन ने बात करी, आयोडीन डेफिशिएंसी की बात करी। ठीक है, कुछ इसमें सेकेंडरी भी रहेंगे जैसे पिट्यूटरी फेलियर हो गया, फिर हाइपोथैलेमस फेलियर हो गया। तो सच कैन बी कॉजेज ऑफ बोथ एज कम्पेयर टू हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म इन केस ऑफ ग्रेव्स डिसीज और हाशिमोतो थायरोइडाइटिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे चलते हैं अपना जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, दैट इज थायराइड ट्यूमर्स। ठीक है, इसमें अपन जनरली 4 ट्यूमर्स के बारे में बात पढ़ेंगे। मैं इसको आपको एक फ्लो चार्ट में बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा, दो चारों के बीच में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे और 4 को एक साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको लिखने में भी आसानी होगी और अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होगी। ठीक है, दैट इज अ मैलिग्नेंट टाइप ऑफ थायराइड ट्यूमर। 4 टाइप्स की जनरली हैं। फर्स्ट वन इज पेपिलरी कार्सिनोमा, सेकंड इज फॉलिकुलर कार्सिनोमा, थर्ड इज मेडुलरी कार्सिनोमा एंड लास्ट इज एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, बाकी दोनों भी अपन देखेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ थायराइड ट्यूमर में बात करूँ कि डायग्नोसिस कैसे करनी है, तो एक सिंपल आपका आता है कि एक तो रखनी है आपको FNAC कर सकते हैं अपन, फाइनेटल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एक्सेप्ट किस में फॉलिकुलर कार्सिनोमा में अपन FNAC नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी तीनों में कर सकते हैं। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिनोमा एंड कार्सिनोमा वी शुड डू बायोप्सी। जैसे अपन फॉलिकुलर एडिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा में अपन जैसे एडिनोमा एक तरह से बिनाइन और ये मैलिग्नेंट, इन केस ऑफ फॉलिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, बायोप्सी सजेक्टिंग दैट कैप्सुलर वेसिकुलर इन्वेजन ऑफ कन्फर्म मैलिग्नेंसी। कहने का मतलब है जैसे मान के चलिए 2 मिनट, मान के चलिए फॉलिकुलर एडिनोमा है और कार्सिनोमा है। ठीक है, अब इसमें सिंपल से आपको क्या दिखेगा, कैप्सुलर इन्वेजन दिखेगा, तब अपन इसको क्या बोल देंगे, दैट इज मैलिग्नेंट कंडीशन। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ आपको एडिनोमा मतलब वेनाइन वाले में नहीं दिखेगा, तो दैट इज केस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलिकुलर थायराइड ट्यूमर। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा चारों के बीच में कंपेयर करके बताया है। ठीक है, थायराइड ट्यूमर। ठीक है, जिसमें पहले के 2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपन इस बेस फीचर्स के बेसिस पर अपन एक एक करके देखेंगे, और लास्ट में मैंने आपको माइक्रोस्कोपी की डायग्राम भी बताया जो कि मैं जूम करके थोड़ा आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो एक एक करके अपन देख लेते हैं सबको। जैसे मैं बताऊं फ्रीक्वेंसी होने के कितने चांसेस, जो सबसे मोस्ट कॉमन रहता है वो अपना क्या है, पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, दैट इज 75 to 80% मोस्ट कॉमन। एज क्या है, सभी एजेस में हो सकता है। फीमेल मेल रेशियो 3:1 है, फीमेल में ज़्यादा होगा। रेडिएशन से रिलेटेड मतलब मैक्सिमम रिस्क फैक्टर कौन सा क्या है रेडिएशन का, अपना पेपिलरी कार्सिनोमा में देखने को मिल सकता है। वहीं रीजन में मेटास्टैटिक कॉमन रहती है, डिस्टेंस वाली रेयर रहती है। बाकी प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी, इसकी गुड प्रोग्नोसिस रहेगी। ठीक है, ग्रोथ बात करूँ तो दैट इज स्मॉल मल्टीफोकल और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाइक अ पेपिलरी पैटर्न। जैसे मैं आपकी इसकी ग्रोथ बताऊँ अच्छे से। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं, ये तो आपको क्या बन रहा है, ये देखिए इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब ये क्या है, पेपिला बन रहे हैं। इनके बीच में क्या है, अपने कुछ ट्यूमर सेल्स दिख रहे हैं आपको, दैट इज़ अ ट्यूमर सेल्स जिसको अपन प्यूलिमॉर्फिक बोल रहे हैं। इसमें ट्यूमर सेल्स के 3 कैरेक्टर्स फीचर होंगे, एक तो ग्राउंड लाइक ग्लास न्यूक्लियाई होगा, एक ऑर्फन आई न्यूक्लियाई होगी, और एक अपने इंक्लूजन बॉडीज होंगी। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ याद रखनी है। इसके कैरेक्टरिस्टिक 1A ही है जिसके ट्यूमर न्यूक्लियाई में रहते हैं। ठीक है, कुछ हॉलमार्क भी है, जैसे फाइब्रोवेस्कुलर कोर होगा बीच में जो कि आपको दिख रहा होगा। फाइब्रोवेस्कुलर मतलब फाइबर लाइक इन ब्लड वेसल। वो कुछ सामा बॉडीज भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कैल्शियम डिपोजिट इन द कंसेंट्रिक फॉर्म, तो कैल्शियम डिपोजिशन आपको भी इसमें देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, इतना सिंपल है, ऐसा कुछ बना देना, बीच में फाइब्रोवेस्कुलर बना दी और एक कैल्शियम डिपोजिट सामा बॉडी बना दीजिए। ठीक है, समझ आ गया आपको क्या क्या लिखना है इसमें पेपिलरी में। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब वो सॉरी फीचर्स के अकॉर्डिंग आप इसमें ये सब कुछ लिख सकते हैं।
ठीक है। सेल का ओरिजिन था फॉलिकुलर, जो अपने पैरे फॉलिकुलर फॉलिकुलर सेल्स पढ़े, तो यहाँ पर कहाँ से अराइज हो रहा है, फॉलिकुलर। एक इकलौता कौन सा मेडुलरी है जो कि अपने किससे अराइज होगा, पैरा फॉलिकुलर से अराइज होगा, बाकी तीनों के तीनों बच्चे कुछ फॉलिकुलर सेल से अराइज होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें फॉलिकुलर कार्सिनोमा, दैट इज मैलिग्नेंट। ठीक है। एक 10-20% होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन, मिडिल एज में रहेगा, 2.5:1 का फीमेल मेल रेशियो है। रेडिएशन इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर जेनेटिक ऑल्टरेशन जो रहता है, रास म्यूटेशन और PPAR गामा फ्यूजन रहता है। इससे पहले अपन पेपलरी में बताना भूल गया, RET और NTR के जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। सॉरी दोस्तों। ठीक है। तो जैसे कि अपन बात करना फॉलिकुलर कार्सिनोमा, अपन ने देखा रास म्यूटेशन और PPAR फ्यूजन का, ये भी फॉलिकुलर सेल से अराइज होगा। यहाँ पर भी आपको रीजनल मेटास्टेज एरिया देखने को मिलती है और डिस्टेंस वाली कॉमन। प्रोग्नोसिस 50-70% है। ठीक है। ग्रोथ में आपको क्या देखने को, हरतल सेल्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया नोडुलर लाइक साइजेस। ठीक है। बाकी कैप्सुलर इन्वेजन इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। दैट इज कैप्सुलर इन्वेजन, इसी से इसकी कार्सिनोमा एज अपन बोल पा रहे हैं, मैलिग्नेंसी बता पा रहे हैं। ठीक है। बाकी ट्यूमर सेल से प्लीमॉर्फिक हैं और फॉलिकुलर पैटर्न है। कुछ हेमरेजेस लाइक कंडीशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ थायराइड ट्यूमर में, तो दैट इज मेडुलरी कार्सिनोमा। ये भी आपको फ्रिक्वेंसी इसकी 5% ये मिडिल एज में देखने को मिलेगा। अच्छी बात क्या है, फीमेल मेल रेशियो इक्वल है, फीमेल में जितना हो रहा है उतना मेल में भी होने के चांसेस है। रेडिएशन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। इसमें रेड पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा जैसे क्रोमोसोम नंबर 10 पर। ठीक है। इसका म्यूटेशन जीन का पैराफोलिकुलर सेल से राइज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वही रीजनल मेटास्टेज से कॉमन है, वही डिस्टेंस वाली रेयर एज केस इन पेपलरी कार्सिनोमा। 60-70% इसकी प्रोग्नोसिस फैक्टर है। ग्रोथ में मॉडरेट साइज के होंगे और अमाइलॉइड स्ट्रोमा एज इन माइक्रोस्कोपी आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसका डायग्राम बताऊँ, ये आपको देख पा रहे हैं, यूनिफॉर्म ट्यूमर सेल्स आपको देख पा रहे हैं, उनके बीच में देखिए स्ट्रोमा कैसा, अमाइलॉइड लाइक, अमाइलॉइड टिश्यू जो है दैट इज स्ट्रोमा लाइक कंडीशन। सॉलिड नेस्ट कंडीशन भी है, जो कि कैल्सिफिकेशन, आपको ये भी चीज़ उसमें देखने मिली। तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें आप ट्यूमर सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखिए, सामा बॉडी याद रखिए, यहाँ पर कैप्सुलर इन्वेजन याद रखिए और यहाँ पर अमाइलॉइड स्ट्रोमा याद रखिए। ठीक है भाई। एनाप्लास्टिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं फ्रिक्वेंसी रेयरेस्ट रहती है, ओल्ड एज में रहता है, 1.5:1 रहता है, प्रेजेंट रहता है अपन रेडिएशन का। ठीक है। यहाँ पर P53 ट्यूमर सप्रेसिजन उसका लॉस होता है, बीटा कैटेनिन म्यूटेशन रहता है और फॉलिकुलर सेल से भी अराइज होते हैं। भाई रीजनल मेटास्टेट कॉमन दोनों में और डिस्टेंस दोनों की दोनों कॉमन रहती हैं। इसमें वर्स्ट प्रोग्नोसिस रहती है एनाप्लास्टिक थायराइड ट्यूमर की, और देयर इज इन्वेसिव ग्रोथ, मतलब मोस्ट एग्रेसिव ग्रोथ इसमें जनरली आपको देखने मिलेगी। इसलिए अनडिफरेंशिएटेड स्पेंडल शेप के जॉइंट सेल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों चारों के चारों अपने जो मैंने आपको बताया, चारों के बीच में क्या है कंपैरिजन, जिसमें से आपको पेपलरी और फॉलिकुलर के बीच में तो एज अ डिफरेंस दोनों के बीच में याद होना चाहिए, इंक्लूडिंग द माइक्रोस्कोपिक डायग्राम। ठीक है दोस्तों। मैंने आपको दोस्तों बहुत अच्छी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए चारों की चारों थायराइड ट्यूमर। इससे पहले मैंने आपको हाइपरथायरॉइडिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म दोनों रिलेटेड डिसीज़ बताई, तो वो भी आपको अच्छी समझ में आनी चाहिए। ठीक है। बाकी आप अगर इतना आपको फ्लो चार्ट याद है थायराइड ट्यूमर का, तो आप चारों के चारों थायराइड ट्यूमर आपके फिंगर टिप्स पे होंगे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को इंक्लूड करके। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपन फिर आप इस पर MCQ कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा इसके मैं बता देता हूँ, थोड़ा डायग्राम दिए। तो दैट इज़ अ पेपलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ये पेपलरी कार्सिनोमा का डायग्राम है, तो आप एक बार ये भी देख लीजिए। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं पेपलरी कार्सिनोमा में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ऑर्फन आई न्यूक्लियाई बताया आपको। ठीक है। तो अपन इसमें आप एक देख सकते हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेपलरी कार्सिनोमा। वहीं अगर नेक्स्ट देखें तो अपन फॉलिकुलर एडिनोमा ऑफ थायराइड, जैसे अपना बेनाइन वाले कंडीशन है जिसमें अपन देख पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन वहीं अगर हर्तल सेल्स एडिनोमा, जो हर्तल सेल्स मैंने आपको बताया फॉलिकुलर कार्सिनोमा, तो एक उसका ये क्या डायग्राम है हिस्टोलॉजिकल का। ठीक है। बाकी देखिए मैंने आपको बताया था कैप्सुलर इन्वेजन, कैप्सुलर इन्वेजन मैंने आपको बताया किसमें आप कंडीशन ऑफ अपना फॉलिकुलर कार्सिनोमा में, तो वहाँ पर एक देख सकते हैं दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ मैलिग्नेंसी, कि हाँ भाई फॉलिकुलर मैलिग्नेंसी है। तो आप इसमें देख सकते हैं डेमोस्ट्रेट कैप्सुलर इन्वेजन दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों MCQ अगर अपन देखें तो सबसे पहले MCQ क्या कह रहा है, पेपलरी कार्सिनोमा डज नॉट डेमोस्ट्रेट बाय, तो पेपलरी कार्सिनोमा से रिलेटेड कौन सा गलत है, ऑप्टिकली क्लियर एम्प्टी अपीयरेंस, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्फन NAI न्यूक्लियाई, जो कि देखा था अपने, उसके ट्यूमर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। सीडो इंक्लूजन्स, ये भी इसमें मिलता है। कैप्सुलर इन्वेजन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेपलरी कार्सिनोमा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्या, फॉलिकुलर कार्सिनोमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना गलत, क्या इससे रिलेटेड अपना कैप्सुलर का इन्वेजन। हर्तल सेल्स और ऑन्कोसाइटिक वेरिएंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो हर्तल सेल्स किस में देखा अपने, फॉलिकुलर सेल्स में।
फोलिकुलर कार्सिनोमा में। तो आंसर क्या होगा, सिंपल एज इट इज आंसर। म्यूटेशन ऑफ आरईटी और एनटीआर के रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस एसोसिएट विद, तो अपन ने देखा था दोनों का दोनों म्यूटेशन किस में देखने को मिल रहा था अपन ने, पेपलरी कार्सिनोमा में। पेपलरी कार्सिनोमा का ही आंसर है। ठीक है, तो इसका म्यूटेशन के रिलेटेड भी एमसीक्यू हो गया। हाशिमोतो थायरॉइडाइटिस नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्या है, कौन सा रिलेटेड इससे गलत है, ऑटोइम्यून थायरॉइडाइटिस है, ऑब्वियस सी बात है। डिस्ट्रक्शन ऑफ थायरॉइड पैरेन्काइमा, हाइपोथायरॉइडिज्म, ये भी ठीक है। T3 T4 सेल लेवल गेट डिक्लाइन, TSH लेवल गेट इंक्रीज एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इन थायरॉइड, तो अपन हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब T3 T4 का लेवल क्या होगा, डिक्लाइन होगा, लेकिन आप यहाँ पर भी TSH का इंक्रीज है। प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन थायरॉइड, ये इसमें गलत है। हाशिमोतो इसमें एक कंडीशन में आपको ग्रेनुलोमा जनरली नहीं देखने को मिलता, तो ये वाला ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रेव डिसीज इज प्रेजेंट विथ क्लिनिकल कोर्स ऑफ, ग्रेव डिसीज क्या क्या रिलेट कर रही है, डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया ऑफ थायरॉइड, ऑप्थेल्मोपैथी, ऑब्वियसली बात है, एक्सोप्थेलमस प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, डर्मोपैथी स्किन से रिलेटेड भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर, तीनों इंक्लूड होंगे। तो इसमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या है, ग्रेव डिसीज के। ठीक है दोस्तों, पेनलेस थायरॉइडाइटिस नोन एज, ये आपका याद रखना। पेनलेस अपन ने क्या बताई थी, सब एक्यूट बताई थी मैंने आपको, सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरॉइडाइटिस। वहीं ग्रेनुलोमेटस दैट इज अ पेनफुल, तो आप इसको भी याद रखें, लेकिन आंसर होगा इसका सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस आर नॉट एसोसिएटेड विथ, कौन सा रिलेटेड नहीं है, थायरोटॉक्सिस मतलब इज द केस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। ठीक है, डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया ऑब्वियस बात देखा था, मल्टी नोडुलर गोइटर हाइपर फंक्शनिंग, ये भी ठीक है। हाइपर फंक्शन ऑफ थायराइड एडिनोमा, ये भी ठीक है। एलिवेशन ऑफ TSH लेवल ना, अगर T3 T4 बढ़ रहे हैं तो TSH लेवल तो कम होना चाहिए। ठीक है, तो हाइपरथायरॉइडिज्म की केस में TSH लेवल कम होता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये वाला क्या स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दैट इज़ ऑल अबाउट थायराइड पैथोलॉजी। तो अपन ने जिसमें अपन ने पूरा ट्यूमर के साथ इसको कवर करा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे आपको पढ़ा के पूरा पैथोलॉजी बहुत मज़ा आया, जिससे मेरी भी हेल्प हुई है, मेरे भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ, और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको भी पैथोलॉजी अंडरस्टैंडिंग हो। सेकंड ईयर का कोर्स सब्जेक्ट है, पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। और आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर सकते हो अगर आपको पसंद आया तो। बाकी जैसे कि आपके जो भी अपकमिंग बैचेस हैं तो उनको भी इस चीज़ की हेल्प मिले, तो आपका ये चैनल हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में मेरे लिख कर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बस मेरा इतना ही इसमें आपका सहयोग था। पूरा जो अपना सेकंड ईयर था इसमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पैथोलॉजी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे काफ़ी मज़ा आया आपके साथ इस पढ़ाने में। बस आप पढ़ते रहिए पैथोलॉजी और खुश रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।